बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल बन चुकी है और जो हालात बन चुके हैं, इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला है और बाकी जमातों का भी, क्योंकि जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिनमें पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को हदफ तनकीद बनाया गया जिस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसे बहाल किया गया, उसके साथ ही साथ मजीद प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है, पहले उनके कागजात नामजदगी जो जमा करवाने का प्रोसेस था उसमें काफी मसाइल का पीटीआई को सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद ये भी सबने देखा कि सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पीटीआई के लोगों की ही थी। लेकिन इस सब में अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर और एक सवाल है, वो ये है कि एक जानिब तो 30 तारीख स्क्रूटनी की आखिरी तारीख है और पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब, वो भी इस चीज और इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि 30 तारीख को पीटीआई की बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए जाएंगे। पीटीआई की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, पीटीआई आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली है, इस पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। और रऊफ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीटीआई के लिए इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड के जो इम्कानात हैं वो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी बड़े पैमाने पर मुस्तरद होने की इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। पीटीआई इस खदशे का इजहार कर चुकी है। कैसे निपटेंगे इससे अगर इस तरफ मामला चला गया तो? मखदूम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। सिंपल अल्फाज में इससे भी वैसे ही निपटेंगे जैसे पिछले तकरीबन 1.25 साल से निपट रहे हैं जी, खासकर मई के बाद। जोश से, जज्बे से, परसिवेरेंस से, ये जानते हुए कि रूलर्स का एजेंडा ये है कि पीटीआई को इलेक्शन में या तो आने नहीं देना या फिर झरलू इलेक्शंस मुनक्कद करके उसको हराना है। तो जब ये इस चीज़ का हमें पता हो, इस चीज़ का हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, उनको भी पता है, तो फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो भी ऑटोमेटिकली बन जाती है। जहाँ तक आपके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ना था, ना है, और ना हमें जो हमें फेयर है वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस फुली फंक्शनल ना हो लेकिन अभी मौजूद है, लेकिन उनसे इस किस्म की कोई हमें रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो हमें जो ये सिचुएशन है इसको ऐसे ही फाइट करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की कि जो स्क्रूटनी वगैरह के टाइम के ऊपर हमारे इलेक्शन, हमारे जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो ये रिजेक्ट करेंगे, बिल्कुल हमें उसका हम उसको बिल्कुल समझते हैं कि यही होगा और उसके लिए भी तैयार है, बल्कि वो ऑलरेडी इसकी एक इंडिकेशन दे चुके हुए हैं कि उन्होंने हमारे सब लोगों को जो वहाँ पहुँच चुके, जिनके पेपर्स नहीं छीने गए और वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुँच गए, वहाँ उनकी सब कुछ स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद भी उनको बताया नहीं है कि उनके पेपर्स जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए, और इसके लिए उन्होंने 30th तक यानी कि कल तक की मोहलत दी मांगी थी। उसकी वजह यह है कि वो अगर कल देंगे तो कल आखिरी दिन है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करने का वक्त भी नहीं वो देना चाहते हमें। तो इस सिलसिले में हमारे वकला ने आज अदालत से भी रजू किया है। मुझे इस वक्त तक अभी पता नहीं है कि वो हमारा जो पिटिशन है वो कब हियरिंग के लिए मुकर्रर हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अदालत से रिलीफ मिले, और अगर ये 30th को हमारे पेपर रिजेक्ट करते हैं तो हमारे पास ट्राइब्यूनल जाने की ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास कोर्ट में जाने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उनका होल्ड करना जो है वो उनकी जो इंटेंशंस है उसको बड़ा क्लियरली सामने लाता है कि वो हमें किसी किस्म का कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं कि हमारे पहले तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारे उम्मीदवारान जो हैं वो दाखिल ही ना हो सके रेस में, लेकिन जब उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी तो अब वो उनकी जो प्रायोरिटी कंसिडरेशन है वो ये है कि जी हमारे पेपर्स जो हैं वो स्क्रूटनी के प्रोसेस में, स्क्रूटनी की स्टेज के ऊपर हमें हमारे ज्यादातर उम्मीदवारान को इलेक्शन रेस से बाहर कर दिया जाए। लेकिन हम तैयार हैं, हमारे पास जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि हमारे पास ट्राइब्यूनल में जाने की ऑप्शन है, कोर्ट्स में जाने की ऑप्शन है,
तो हम तमाम अपने आईनी, कानूनी और सियासी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के दिन हमारे साइजेबल नंबर में कैंडिडेट्स जो है वो मौजूद हों। हराना तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है हमारा। अगर पीटीआई इलेक्शन में आती है तो पीटीआई इलेक्शन जीतेगी, कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इसीलिए ये तमाम इंतहाई गिरे हुए और गिरावट का शिकार जो हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई को इलेक्शन रेस से बाहर रखने के लिए। एक बात और करता जाऊं कि मैं बड़ी देर से शुरू से ये कह रहा हूं कि जी अगर जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको जब तक यकीन कामिल नहीं होता कि पीटीआई इलेक्शन नहीं जीत सकती, मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। और अब जब पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवारान ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्शन रेस में आ गए हैं, तो जो इलेक्शंस को किसी ना किसी बहाने डिले करने के चांसेस मेरी जाती अप्रेजल में वो बढ़ गए हैं। इसके ऊपर भी डिस्कस करें तो कर लेंगे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे होती हुई नजर आ रही है। सही, यानी यहाँ पे एक चीज बड़ी वाज़ेह है, जिस तरह से आपने कहा कि ऑप्शंस तो हैं पीटीआई के पास और सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज करने भी चाहिए। अब उसमें से रिलीफ मिलता है, रिलीफ पर अमल दरामद होता है, वो बाद की बात है, लेकिन कल को फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आपने यहाँ से इस जगह पर आप नहीं आए, आपकी दादरसी हो जाती, ये सब कुछ है। लेकिन अदालतों से रिलीफ मिलता भी है पीटीआई को। शाह महमूद कुरैशी साहब का हमने मामला देखा और अभी हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो या तो अदालतों पे पॉलिटिकल जमातों की तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं या फिर अदालतों की जो अहकामात है उनकी वक़्त ही नहीं रह जाती। तो इस वक्त ये कितना दीवार से लगाया जाएगा, मतलब हर मरहले पे अगर है तो ये तो पोलिंग डे तक मामला चलता ही रहेगा। ये एक वो बात है मुनीर नियाजी का शेर के एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये दरिया तो काफी ज्यादा है पीटीआई के सामने। देखिए, ये जो इलेक्शन की बात है तो जो बेसिकली आप जो ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे रास्ते में वो उसके बारे में तो हमें किसी स्टेज के ऊपर कोई मतलब हमारे जहन में कोई गुमान नहीं था कि हमें इतनी आसानी से ये लोग इलेक्शन में आने देंगे। तो वो उसके लिए तो हम ज़हनी तौर के ऊपर तैयार थे, सारा कुछ था। लेकिन जितनी गिरावट इन लोगों ने दिखाई है वो हमें शायद उसका पूरी तरह हम उससे आश्कार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जनरल ज़िया का माशाल्लाह भी हमने इंडोर किया हुआ है, लेकिन जनरल ज़िया के ज़माने में भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी जिनको सैक्रिफाइस नहीं किया गया था। घर का तकद्दुस जो था वो पामाल नहीं किया गया था। औरत को, बहनों को, भाई बच्चियों को उनके ऊपर रियासत का हाथ नहीं उठा था। हाँ, बहुत कुछ हुआ था जनरल ज़िया के ज़माने में भी, लेकिन जो गिरावट अब देखी गई है और देखी जा रही है वो बिल्कुल हमारे ज़हनों में नहीं था कि इस नहज तक ये पहुंचेंगे और इस नहज तक ये मुल्क को पहुंचाएंगे। अब अदालतों से रिलीफ की जो बात आपने की है, जो बेसिक आपका पॉइंट है, देखिए इस वक्त मुल्क जो है पिछले काफी माह से 5 हुकूमतें जो यहाँ काम कर रही हैं, मखदूम साहब, वो 5 की 5 इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स है। ये आपको पता है, सारी दुनिया को जानते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मुल्क में आइन की कोई वक़्त नहीं रही, रियासती इदारों की कोई वक़्त नहीं रही, अदालतों के जो फैसले हैं उनको रबिश किया गया है, और ऐसा लगता है जैसे कि जो फैसला साज लोग हैं वो उनके जहन में ये चीज़ है ही नहीं है कि कोई इदारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर कायम किया गया है और उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी कुछ पावर्स हैं। सो ये जो है ये जो सारी पावर है ये इंडिविजुअल ड्रिवन है, ये इंस्टीट्यूशन ड्रिवन नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन नहीं है। तो ये भी एक हकीकत है, इसको अगर मान लिया जाए। अब इस सारे इन्वायरमेंट में अगर हमें अदालत से छोटा मोटा भी रिलीफ मिलता है तो मैं फील करता हूँ कि वो बहुत बड़ी बात है। लाइक पेशावर हाई कोर्ट में जो हमें रिलीफ मिला है, हमें हमारा सिंबल वापस मिला है, वो मैं फील करता हूँ कि वो छोटा रिलीफ नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिलीफ है। ये पिछले 3 दिन से अभी सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है कि नहीं करनी। आज मेरा ख्याल है कुछ अफवाह फैली थी कि शायद वो उन्होंने फैसला किया है, लेकिन अभी सर्टिफाई नहीं हुआ कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। डिवीजन बेंच का भी चांस है उसमें, पेशावर हाई कोर्ट में।
जी, अभी हमारे पास जो अगर सिंबल रहता है फिर तो जो चांस अगर इनके पास अगर 1% भी था तो वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सिंबल हमारी जिस किस्म की इलेक्ट्रेट है वो अभी भी सिंपल डिपेंडेंट है, वो मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी रेलेवेंस होती है। लेकिन मैं एग्जैक्टली। फील करता हूँ, मेरी हामिद खान साहब से बड़ी दफ़ा बात हुई है और जो हमारे लॉयर्स हैं उनके साथ बहुत दफ़ा बात हुई है और बड़ी खुल के बात हुई है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें अगर रिलीफ मिलेगा तो वो अदालत से ही मिलेगा। हमें हमारे पास और कोई रिलीफ की ऑप्शन नहीं है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन रिलीफ नहीं देगी। हमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी ओपोनेंट्स हैं वो रिलीफ के लिए हमारे लिए खड़े नहीं होंगे। जो इस वक्त मुल्क के ऊपर रूल कर रहे हैं वो तो यही एजेंडा लेके आए हैं कि उन्होंने पीटीआई को तबाह करना है, पीटीआई को बाहर करना है। सो हमारे पास अगर कोई एवेन्यू है रिलीफ का मखदूम साहब, तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत है। और हम चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी हैं, जब से मैंने टेक ओवर किया है उससे पहले भी हमने कभी वायलेंस को प्रीच नहीं किया, और हमारी चूंकि एक सियासी जमात है, सियासी अहदाफ अगर होते हैं जो हमारे हैं तो उनको एक सियासी तरीके से आइन और कानून के दायरे में रहकर ही हासिल किया जाता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास रिलीफ का एवेन्यू जो इस वक्त सिर्फ एक एवेन्यू मौजूद है वो अदालतें हैं, तो उसके ऊपर हम जाते रहेंगे, उनके पास बार बार जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे और इस मुल्क की जो इस वक्त डोलती हुई नैया है उसको किनारे लगाने के लिए एक अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। जब जब वो ये रोल प्ले करते हैं तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, मीडिया टॉक्स आ जाती हैं सामने, और अब तो ये एक नॉर्म बन चुका है। मतलब ऐसे बैक टू बैक हम देखते हैं कि मीडिया टॉक्स की जाती हैं, एक फैसला आता है, उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी, एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का लगता है कि शायद एक की बारी फिर दूसरे की, कोई ऐसे जैसे क्रिकेट में कोई एक ऑर्डर के तहत वो आ रहे हैं, ओपनिंग इसने करनी है, मिडिल ऑर्डर ये है। लेकिन इस तरह से क्या अदलिया दबाव में आ सकती है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज हुए, ये पूरी सीरीज चलती आ रही है। तो अदलिया जब भी थोड़ा सा स्टैंड लेने की अगर कोशिश भी करती है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है, लेकिन अगर कहीं से पार्शियल रिलीफ भी मिलता है तो वो पार्शियल रिलीफ पे भी खुश नहीं है पीटीआई के। मखदूम साहब, ठीक कहा आपने। देखिए, जरा थोड़ा सा जरा हिस्ट्री के ऊपर नजर डाल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है कौमों की जिंदगी में, जो तारीख होती है उसकी, वो जो लिखी जा रही होती है, जबकि कौमें आगे बढ़ रही होती हैं, मुल्क आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो पीछे एक ट्रेल छोड़ी जाती है। आज तक पाकिस्तान में जितने भी ताले आजमा जिन्होंने हुकूमत के ऊपर कब्जा किया, उनकी इनकूस को लेजिटिमाइज करने वाला अदारा जो था वो जुडिशरी ही थी, अदलिया ही थी। ये और बात है कि पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी अदारे की तारीख के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो वहां कोई चीज आपको एलिवेटिंग नजर नहीं आती, आपको ये चीज नजर नहीं आती कि ये बहुत किया है। ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए, कोई बाकी भी अदारे हैं जुडिशरी के अलावा, किसी अदारे को नजर दिया, पार्लियामेंट को देख लीजिए, अब जो पोलिटिकल हमारी एलीट है उसको आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या ट्रेल छोड़ी हुई है। लेकिन जो जुडिशरी का रोल रहा हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली इन तमाम अदारों के रोल से ज्यादा गंभीर रहा हुआ है, और डिक्टेटरशिप्स को लेजिटिमाइज करने वाला यही अदारा है। उसके बावजूद ये कहना कि जी हम अभी तक उससे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, वो ठीक है। इसके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मसलन उसमें लीड पार्टी जो इस वक्त है, जो कि फेवरेट पार्टी है, किंग्स पार्टी जिसको कहा जा रहा है, वो पीएमएलएन है। अगर पीएमएलएन की सियासी तारीख के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाहिद एक फिजिकल अटैक हुआ था जो इस पार्टी ने किया था, आपके सामने, आपको याद है उसका। और उस वक्त जो जस्टिस सजाद थे जो थे, उनको अपनी कुर्सी छोड़ के भागना पड़ा था लिटरली, बिकॉज ही फियर्ड दैट ही वाज गोइंग टू बी किल्ड। उसके बाद जस्टिस कयूम साहब के ऊपर आपको याद है वो टेलीफोन कॉल अभी तक मौजूद है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की और उनकी कॉल पकड़ी गई थी, और उनको डिक्टेट किया जा रहा था कि ये आप करें, फैसला ऐसे करें बेनजीर के बारे में, और वो वैसे ही फैसला हुआ। फिर आप रफीक तारड़ साहब का रोल मत भूलें, वो ब्रीफकेस पकड़ के जब वो कोयटा गए थे, जहाज में चढ़ते हुए दिखाया गया था, ब्रीफकेस में पैसे भरे हुए थे, वहां जाके उन्होंने कोर्ट जो थी वो कोर्ट खरीदी थी सजाद अली शाह साहब के खिलाफ, उन्होंने इंजंक्शन लेने के लिए। इसके अलावा और भी दर्जनों मिसालें हैं मेरे भाई जो मैं दे सकता हूँ। तो इनका रोल मिलिट्री, जैसा कि मैंने अर्ज किया पहले कि ये पाकिस्तान की तारीख में सियासत में इंट्रोड्यूस पैसा करने वाले लोग हैं शरीफ। ये इन्होंने कारोबार जो है, सियासत को कारोबार के तौर के ऊपर इन्होंने ट्रीट किया है हमेशा से।
मैं आपको कहानियां सुना सकता हूं जो कि मेरे कानों ने सुनी हुई है, मेरी आंखों ने देखी हुई है, लेकिन शायद हमारे पास इतना वक्त ना हो, फिर कभी बैठेंगे बात करेंगे। तो ये जरूर। लेन देन का कारोबार जो है सियासत में लाने वाले वो आले शरीफ हैं, और फिर इनको देखा देखी जरदारी, आले जरदारी जो थी, मैं उनको आले भुट्टो नहीं कहूंगा, उन्होंने भी इस काम को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आज भी पैसा जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। पीटीआई वो एक पार्टी है जो कि हम इस कल्चर में बिलीव नहीं करते और इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये इनके नजदीक अदलिया इनकी गुलाम बन के रहे तो ये उसके साथ खुश, अगर अदलिया कॉन्स्टिट्यूशन की गुलाम बन के रहे तो ये उसके साथ नाराज। अगर इनके फैसले जो है इनके हक में आ रहे थे, अदलिया ने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने खान साहब की, हमने कॉशमेंट के लिए मूव किया है, जो तोशाखाना में उनको पनिश, जो उनकी उनकी उनको सजा हुई हुई है उसके ऊपर उन्होंने हमारे साथ बात नहीं, लेकिन आपने देखा कि हमने ऐसा कोई हमारा रवैया वैसा नहीं रहा कि जी हम खड़े होकर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें या ये कर दें या उसको गालियां देना शुरू कर दें। एक जजमेंट ऐसी आती है जो कि इनकी फेवर में नहीं होती, तो ये उनका रोल वही है जो कि आपने नरेट किया है अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं फील करता हूं कि हाँ, उम्मीद करते हैं कि जी जो जजेस हैं हमारे वो हिम्मत दिखाएंगे, जुर्रत दिखाएंगे कि मतलब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर है उसको वहां से वापस लाना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आइन और कानून है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको रीइंस्टेट किया जाए, और रियासतें जो हैं वो कानून के साथ ही और आइन के साथ ही जुड़ी रहें तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन नहीं बढ़ती। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान की 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें हैं, मैं तो फील करता हूं कि अगर हम आगे जाएंगे, मैं सोचता हूं सिर्फ कि कल को इलेक्शन हो जाते हैं तो बहुत से ताले आजमा और भी बैठे हुए जो कि इस सारी सिचुएशन को कोर्ट्स में ले जा सकते हैं कि लीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें कैसे इलेक्शन करवा सकती हैं। उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट में जाके मेरा ख्याल है तमाम लोगों को इकट्ठे बैठ के वो कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें कि इस इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को लेजिटिमाइज करवाना पड़ेगा आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। मुझे नहीं पता कि आइन उसकी इजाजत देता है कि नहीं, कानून की इजाजत देता है कि नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक जरूर ख्याल है कि ये, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन होने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो इस सारे प्रोसेस को चैलेंज करेंगे और ये कोर्ट्स में जाएगा, और कोर्ट के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त लागू होगी कि वो क्या फैसला करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई किस बयानिए के साथ मैदान में उतरेगी? वो जुल्म का बदला वोट से, ये बयानिया भी है, ये स्लोगन भी है, और लेकिन इसके साथ मुक्तदर हलकों के हवाले से, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से पीटीआई किस स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलेगी? क्योंकि एक सहाफी ने अगले दिन दावा किया कि और उन्होंने क्लेम किया या उनका एनालिसिस था कि अगर पीटीआई को खुला छोड़ दिया गया, 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे आप लोग, उसके बाद चौकों चौराहों में फांसियां होंगी, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा मंजर खींचा कि वो सुन के एक दफा सबको शायद डर लग जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या इंतकामी सियासत पीटीआई का कोई मंशूर या कोई पॉलिसी होगी, या किस बयानिए के साथ उतरने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? मखदूम साहब, यहाँ जो भी शख्स आया है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने के लिए, उसने इस मुल्क को सिर्फ जख्म दिए हैं। ये एक बहुत ही गंभीर जख्म खुर्दा मुल्क है इस वक्त, और इसको हीलिंग की जरूरत है, इसको मरहम की जरूरत है, इसको और जख्म लगाने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क जहाँ खड़ा है, आप भी इसको चाहने वाले हैं, हम भी इसको चाहने वाले हैं, जो भी शख्स इसको चाहने वाला है वो इस वक्त खौफजदा है कि ये मुल्क कहाँ खड़ा है और इसका मुस्तकबिल क्या है। तो पीटीआई का जो बेसिक फलसफा है सियासत में रहने का, वो अवामी भलाई है। अगर आप हमारी 3.5 साल की हुकूमत जो थी उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो कि कुल्लियतन गरीब लोगों की भलाई के लिए थी। कोविड में जैसे खान साहब ने डील किया कोविड के साथ, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि ये पॉसिबली इट वाज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डील विद दैट स्कर्ज। हेल्थ कार्ड जो है वो आप किसी भी शख्स के पास चले जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करता है। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ किया, हम लोगों ने लंगर खाने बनाए लोगों के लिए जो सड़क फुटपाथ के ऊपर सोचते, बहुत कुछ और है जो कि मुझे याद है खान साहब के साथ हम बैठे होते थे तो वो जब भी कभी कोई बात होती थी, किसी पॉलिसी के बारे में कोई गुफ्तगू होती थी, तो एक सवाल उनका बड़ा एक टिपिकल सवाल होता था कि मुझे ये बताओ भाई तुम लोग कि इससे गरीब शख्स को क्या मिलेगा, ये बताओ मुझे। वो गरीब शख्स को जब मिलता था उसकी सेटिस्फेक्शन
इंटरवेंशन होती थी तो वो प्रोसेस जो था वो आगे बढ़ता था, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ता था। सो बेसिकली जो हमारा जो नैरेटिव है मखदूम साहब, वो वही है कि किस तरीके से जल्दी गरीब की जो भलाई है वो पॉसिबल की जा सकती है। और अब पिछले 1.5-2 साल में जब से हमारी हुकूमत रिमूव हुई है, उस वक्त उसके बाद से जो अवाम की हालत है वो और बदतर हुई है। आप देख लीजिए रुपये की सिचुएशन क्या है, आप देख लीजिए डेफिसिट्स कहाँ हैं हमारे, आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है, वो सारा कुछ है। तो इमरजेंसी चीज़ों की जो है ना वो ज़रूरत होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि एक पूरा चैप्टर है जो कि हमने डिवोट किया है, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे मैनिफेस्टो में सॉरी जो हमने डिवोट किया है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, कि इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से एक हीलिंग प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट किया जा सकता है। बाकी उसके अलावा जो हमारा स्लोगन है, वो जो हमारी जो बेसिक प्रिडोमिनेंट किस्म की जो हमारी एक ऑक्यूपेशन है वो पब्लिक वेलफेयर है, और वो पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट के ड्रीम के ख्वाब की तरफ ले जाना, और उसमें क्या क्या चीज़ें अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस पॉसिबल हो सकती हैं। बिकॉज मुल्क की जो इकोनॉमिक हालत है वो ये नहीं है कि हम कोई लार्ज स्केल के ऊपर रिलीफ प्रोजेक्ट्स जो है, गरीब के लिए रिलीफ प्रोजेक्ट जो है इनकी फौरी तौर के ऊपर इनिशिएशन करें। तो वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जी इस मुल्क में गरीब का जीना जो है वो पॉसिबल हो सके, और ज़िंदगी उसके लिए अजाब ना रहे, उसके बच्चों को तालीम के मौके मिलें, उनके घर वालों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के मौके हों, वेलफेयर के कुछ स्कीम्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करें, जो हमारा जो जवान तबका है उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए हम उनकी मदद करें। हमने लास्ट टाइम भी किया था, उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो थे उनका हमने आगाज़ किया था, वो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो शायद इस स्टेज के ऊपर मैं डिस्कस ना कर सकूं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि जी द स्टेट शुड बिकम a provider of relief to the people rather than उनके लिए एक टॉर्चर का की वजह जो है। ये हमारा एक खालिद साहब की ड्रीम है, और ऑब्वियसली उनकी ड्रीम है, तो हम सब की वही ड्रीम है, उसी के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैनिफेस्टो, यानी इंतकाम की सियासत नहीं, बस यही कि पाकिस्तानियों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो, ये इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, हमारे साथ मौजूद थे। आपको इंशाल्लाह फिर भी जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।